हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोगों को बैंकिंग सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, कितने टाइप के बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, स्केड्यूल और नॉन स्केड्यूल कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ क्या होती हैं, इन सब के बारे में हमको चर्चा करनी है। और उसके बाद हम लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों है, जनधन खाता क्यों खुलवाया गया था, इन सब पर चर्चा करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर एक न एक प्रश्न पूछा जाएगा और पूछा जाता रहा भी है। क्लासिफिकेशन बैंकों का कैसे किया जाता है उस पर हम चर्चा करेंगे। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इसमें कि ये बैंक, कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होता है, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक, ये सब कैसे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, ये बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। तो इसको हम समझ लेंगे क्योंकि इससे पहले एक वीडियो में हम लोगों ने बैंक के अंदर बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, आरबीआई से कैसे संबंधित है ये सब हमने देखा था कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कंट्रोल करती है मनी की सप्लाई को बैंकिंग सिस्टम के तहत, जो उसके क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं उसके तहत कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, ये सब हम समझ चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम कैसे होता है ये समझेंगे। पहले बार्टर सिस्टम था, मनी का विकास हुआ, पेपर मनी आई, लोगों के अंदर कुछ सेविंग हुई, सेविंग उन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया, फिर वही बैंक दूसरों को लोन देने लग गए हायर इंटरेस्ट रेट पे, और फिर जो जमा करते थे उनको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रेट पे मिलने लग गया। इससे बैंक को कुछ प्रॉफिट होने लग गया और फिर उन्होंने अपना खर्चा भी चलाया और उसको लोन भी दिया और अपना भी खर्चा चलाया। तो बैंकों का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है तो ये हम देखना है आज हमको। तो बैंक, जैसे हम पैसा जमा कराते हैं और फिर वही बैंक लोन देते हैं, तो उनको कहा जाता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। क्या कहा जाता है उनको? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कहा जाता है। ये दो टाइप के होते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दो तरह के होते हैं, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग। बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो हम क्या लिखेंगे? बैंकिंग, दूसरी तरफ लिखेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज लिखेंगे। बैंकिंग में दो तरह के बैंक होते हैं, एक होता है स्केड्यूल कमर्शियल बैंक और दूसरा होता है नॉन स्केड्यूल कमर्शियल बैंक। दो तरह के बैंक होते हैं, नॉन स्केड्यूल कमर्शियल बैंक और एक होता है स्केड्यूल कमर्शियल बैंक। होता क्या है इन दोनों में अंतर? एक होता है आरबीआई एक्ट 1934, इसमें कुछ स्केड्यूल हैं। इसमें जो सेकंड स्केड्यूल है, इन सेकंड स्केड्यूल में जिन बैंकों के नाम हैं वो आ जाते हैं स्केड्यूल कमर्शियल बैंक में, और जिन बैंकों की लिस्टिंग सेकंड स्केड्यूल में नहीं है उनको कहा जाता है नॉन स्केड्यूल कमर्शियल बैंक। ये होते हैं दो तरह के, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, नॉन स्केड्यूल कमर्शियल बैंक। जो अनुसूचित बैंक होते हैं और नॉन अनुसूचित होते हैं। तो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड स्केड्यूल में जिनके नाम है वो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं, और जो नहीं हो, जिनका नाम नहीं है वो नॉन स्केड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं। इनके अंतर्गत अगर बैंक को कुछ भी हो जाता है तो उसके खाता धारकों के हितों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आरबीआई की होती है, कोई नुकसान नहीं होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। फर्दर देखेंगे क्लासिफिकेशन। पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। स्केड्यूल कमर्शियल बैंक कितने टाइप के होते हैं? स्केड्यूल कमर्शियल बैंक चार तरह के होते हैं। पहली बात, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक दो होते हैं। पहले क्लासिफिकेशन इनका होता है कोऑपरेटिव और कमर्शियल। कोऑपरेटिव और कमर्शियल दोनों
का ही जिक्र होता है आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में। कोऑपरेटिव और कमर्शियल, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस के मोटो पे काम करते हैं। कमर्शियल बैंक को प्रॉफिट चाहिए होता है, जैसे कि आप जमा कराते हैं तो आपको 4% के करीब आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जब आपका जमा हुआ पैसा ही जब किसी को लोन पे दिया जाता है तो 10 से 12% तक का इंटरेस्ट उनसे लिया जाता है, तो ये प्रॉफिट कमाते हैं कमर्शियल बैंक। कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसा कुछ नहीं कमाते हैं, प्रॉफिट के मोटो पे ये काम नहीं करते हैं। इनको हम डिटेल में देखेंगे। कमर्शियल बैंक 4 तरह के होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, आरआरबी, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, आरआरबी और फॉरेन। कमर्शियल बैंक 4 तरह के होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, आरआरबी और फॉरेन बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक में जो मैक्सिमम शेयर होता है 51% से ज़्यादा वो सरकार का होता है। प्राइवेट बैंक में प्राइवेट एंटिटीज़ का होता है ज़्यादा शेयर 51% से ज़्यादा। आरआरबी के अंदर सेंटर, स्टेट और एसोसिएट स्टेट बैंक जो होते हैं उनका शेयर होता है। फॉरेन बैंक के अंदर बाहर के बैंक जो होते हैं या तो उनका 100% शेयर होगा या वो किसी और बैंक के साथ एसोसिएट होंगे, तो वो फॉरेन बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक के अंदर ये आते हैं। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के अंदर चार चीज़ें आती हैं। एक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के अंदर 4 चीज़ें आती हैं। एक होता है जिसमें कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जिसमें एक्सिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, नाबार्ड ये सब आते हैं। और नाबार्ड आता है, नेशनल हाउसिंग बैंक आता है, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक और क्या आता है इसमें, एक्सिम बैंक आता है और सिडबी आता है। इनके मुख्यालय कब स्थापना हुई थी, इनसे संबंधित जरूर प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ये आता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको कहते हैं। ये पहला है। दूसरा है प्राइमरी डीलर्स, जिसमें कि फाइनेंशियल मार्केट आते हैं। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आता है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और फिर कैपिटल मार्केट प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है, फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। फिर तीसरा आता है इनके अंदर एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो इस तरह से पूरे बैंकिंग सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है। बैंकिंग में नॉन स्केड्यूल, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक। स्केड्यूल कमर्शियल बैंक 2 टाइप के होते हैं, कोऑपरेटिव, कमर्शियल। कमर्शियल 4 तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, रीजनल, रूरल बैंक, फॉरेन बैंक। और फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के अंदर आते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत जो सेकंड शेड्यूल में जिनके नाम है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर आते हैं, और जिनका नाम नहीं है वो नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंतर्गत आते हैं। पहले हम बात करेंगे इन दोनों में क्या अंतर है, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल में। पहला अंतर आरबीआई एक्ट वाला आप सभी को मालूम चल गया होगा। दूसरा अंतर होता है सीआरआर। आपको पता है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक, नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, कोई भी बैंक क्या करता है कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के तहत पैसे जमा करवाते हैं, फिर उसको लोन पर देते हैं। तो ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक और कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, कुछ सीआरआर एसएलआर जमा करना होता है। सीआरआर शेड्यूल कमर्शियल बैंक आरबीआई के साथ करंट अकाउंट में जमा करते हैं, जबकि वहीं नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक आरबीआई के साथ जमा न करके अपने ही बैंक में अपने ही पास ये रखते हैं सीआरआर को। तो पहला अंतर आ गया सीआरआर का कि सीआरआर में नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं पैसा, शेड्यूल कमर्शियल बैंक आरबीआई के साथ ये करंट अकाउंट में रखते हैं। ये एक पहला अंतर आ गया। लोन, आपको पता है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक डे टू डे
अपने फंक्शनिंग के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं, रेपो रेट के तहत, बैंक रेट के तहत ये लोन लेते हैं। लेकिन नॉन स्केड्यूल कमर्शियल बैंक आरबीआई से डे टू डे फंक्शनिंग के लिए लोन नहीं ले सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है स्केड्यूल नॉन स्केड्यूल कमर्शियल बैंक का। स्केड्यूल कमर्शियल बैंक लोन ले सकते हैं, नॉन स्केड्यूल बैंक नहीं ले सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में नॉन स्केड्यूल कमर्शियल बैंक भी लोन ले सकते हैं आरबीआई से। ये दूसरा डिफरेंस हो गया लोन फ्रॉम आरबीआई। तीसरा डिफरेंस क्या होगा, पेड अप कैपिटल जो होता है नॉन स्केड्यूल बैंक का, पेड अप कैपिटल 5 लाख से कम होता है। वही स्केड्यूल कमर्शियल बैंक का पेड अप कैपिटल 5 लाख से ज़्यादा होता है। ये डिफरेंस है स्केड्यूल और नॉन स्केड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर। अब इसको छोड़ देते हैं, अब हम आते हैं स्केड्यूल कमर्शियल बैंक में कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक में क्या अंतर होता है। कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक में क्या अंतर होता है, अब इसको हम समझना है। पहला अंतर हम समझ चुके हैं कि कोऑपरेटिव बैंक प्रॉफिट के मोटो पे काम नहीं करता है, प्रॉफिट के मोटो पे काम करता है कमर्शियल बैंक। ये पहला अंतर हमने समझा है। दूसरा क्या अंतर है, आपको पता है कि ये दोनों ही बैंक टाइम लायबिलिटीज़ और डिमांड लायबिलिटीज़ के तहत जमा करते हैं पैसा, यानी कि करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट दोनों के तहत और रिकरेंट डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट के तहत पैसा जमा करते हैं कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक, ये दोनों जमा करते हैं। तो सीआरआर एसएलआर कोटे के तहत दोनों ही बैंकों को, यानी कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक दोनों ही बैंकों को अपने जो नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज़ का पैसा आरबीआई के साथ जमा करना पड़ता है। सीआरआर और एसएलआर, सीआरआर एसएलआर का मैं बता चुका हूँ कि सीआरआर में कैश के अंदर ही सिर्फ डिपॉजिट होता है, एसएलआर में गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दोनों ही रूप में डिपॉजिट हो सकता है। एसएलआर में प्रॉफिट होता है, सीआरआर में कोई प्रॉफिट नहीं होता, ये सब हम समझा चुके हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स दोनों को सीआरआर एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है। ये है प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग। प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, कोई भी बैंक होता है, खुलता है, फॉरेन बैंक, प्राइवेट बैंक, कमर्शियल बैंक, कोई भी बैंक होता है, तो उनको अपनी टोटल जो लोन अमाउंट है उनका कुछ परसेंट, 30% कुछ बैंक के लिए होता है, कुछ बैंक के लिए 40% होता है, वो वीकर सेक्शन यानी कि फार्मर्स को, एग्रीकल्चर में, एमएसएमई को लोन में कुछ परसेंटेज देना ही पड़ता है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक क्या दोनों को ही प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग के नॉर्म्स का पालन करना होता है? तो ऐसा नहीं है, केवल कमर्शियल बैंक को ही पीएसएल यानी प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग के नॉर्म्स का पालन करना होता है और उसके तहत 30 से 40% तक का लोन एमएसएमई, एग्रीकल्चर, फार्मर को देना पड़ता है। जबकि कोऑपरेटिव बैंक ऑलरेडी प्राइवेटी सेक्टर में ही खुलती हैं, कुछ लोगों के ग्रुप के द्वारा खोली जाती हैं और वो उन्हीं को लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इनको पीएसएल प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग के नॉर्म्स का पालन करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये सबसे बड़ा अंतर है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस का मैंने बताया कि कोऑपरेटिव बैंक प्रॉफिट वाले उस पर काम नहीं करती हैं, कमर्शियल बैंक उस पर काम करती हैं। उस पर वोटिंग की बात करें, अगर कोऑपरेटिव बैंक आपने सुना होगा, अभी सीकेपी बैंक है महाराष्ट्र का, वो दिवालिया घोषित हो चुका है। बहुत पैनिक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, बहुत सारे जो डिपॉजिटर हैं वो पैसा मांगने लग गए थे, सरकार को मना करना पड़ा कि कोई भी पैसा वापस नहीं होगा, कुछ फिक्स अमाउंट ही निकाल सकते हैं। उसी तरह से पीएमसी बैंक पुणे का था, वहाँ भी यही हुआ, ये इस तरह का केस हुआ। तो कोऑपरेटिव बैंक में ऐसा क्यों हो जाता है कि ये दिवालिया घोषित हो जाते हैं? इसमें ये होता है कि कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में जो शेयर होता है, वोटिंग राइट्स जो होते हैं, उनमें जो स्ट्रक्चर हो उसमें बड़ा डिफरेंस होता है। कोऑपरेटिव बैंक में जितने लोग मेंबर होंगे उनका एक एक वोट होगा। इस वजह से क्या होता है कि अगर 100 लोगों ने मिलकर कोऑपरेटिव बैंक खोला है तो उसमें जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले लोग होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, वो उसमें अपने मेंबर उसमें बना दिए जाते हैं। फिर वो अपने ही लोगों को, जीजा साले, चाचा चाची, अपने ही रिलेटिव्स को सारा लोन दे देते हैं, जो कि वो
डिपॉजिट कर नहीं पाते हैं, चुका नहीं पाते हैं, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है और तो इसे दिवालिया घोषित हो जाता है। जबकि कमर्शियल बैंक में ऐसा नहीं होता है। कमर्शियल बैंक में जैसे कि आपको पता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है 51% या उससे ज़्यादा सरकार का शेयर होता है, तो यानी कि जिसका शेयर जितना ज़्यादा होगा उतना वोटिंग राइट्स उसका ज़्यादा होता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता, जिसका शेयर ज़्यादा होगा उसी हिसाब से उसके वोटिंग राइट्स होते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक में प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट होता है, जबकि कमर्शियल बैंक में ऐसा नहीं होता, जिसके जितने ज़्यादा शेयर होते हैं उसी हिसाब से उनका वोटिंग राइट्स होता है। तो कोऑपरेटिव बैंक का वोटिंग राइट्स पर पर्सन एक होता है। तो ये है, और बाकी सभी लोग ये भी लोन देते हैं, कमर्शियल बैंक भी लोन देते हैं, बाकी सभी सेम रहता है। कोऑपरेटिव बैंक बहुत छोटी जगह पे होते हैं, पूरे भारत में ऐसे बिखरे हुए नहीं होंगे। हम आगे चल के फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करेंगे तो हम समझेंगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक आम आदमी का अकाउंट नहीं होता था और वो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है कई तरह से योजनाओं से वंचित हो जाते थे। तो क्यों फाइनेंशियल इंक्लूजन की जरूरत पड़ी, उनको भी हमको समझना है। तो कोऑपरेटिव बैंक हुआ, कमर्शियल बैंक हुआ, ये थोड़ा अंतर हमने समझा। कमर्शियल बैंक की बात आते हैं। इन पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, आरआरबी और फॉरेन बैंक में क्या अंतर होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक में जो गवर्नमेंट का शेयर होता है 51% या उससे ज़्यादा होता है पब्लिक सेक्टर बैंक में सरकार का। प्राइवेट सेक्टर बैंक में प्राइवेट एंटिटीज़ का ज़्यादा शेयर होता है 51 या उससे %, सरकार का उसमें बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है लेकिन बहुत कम होता है, और भी कई लोगों के शेयर होते हैं। आरआरबी में नरसिम्हन कमेटी आई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि आरआरबी का मालिकाना हक किसी एक को नहीं दिया जाएगा, ना ही सरकार को, ना ही आरबीआई को, ना ही किसी बैंक को। तो उन्होंने क्या कहा कि सेंटर का, स्टेट का और एसोसिएट बैंक, इनकी कुछ ना कुछ हिस्सेदारी रहेगी सबकी। इसमें सेंटर का रहेगा 50%, स्टेट का रहेगा 15% और बाकी 35% एसोसिएट बैंक का होगा। कभी भी आरआरबी, अगर रीजनल रूरल बैंक आप कभी भी कहीं पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि किसी एक बैंक के तहत वो जुड़ा हुआ होगा, फिर उसमें सरकार और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी होगी, किसी और बैंक के साथ भी जुड़ा होगा, वो रीजनल रूरल बैंक होता है। फॉरेन बैंक जैसे सिटी बैंक हुआ, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक, ये सब फॉरेन बैंक के अंदर आते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक इस समय 22 है, पब्लिक सेक्टर बैंक पहले 27 थे। एसबीआई के साथ एसोसिएट को मर्ज करके एक बना दिया गया तो फिर 22 हो गए, और इस समय जो दिसंबर 2019 में कई सारे बैंकों का विलय हुआ है, उसके बाद से 12 बैंक हो चुके हैं। प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, आरआरबी, फॉरेन बैंक। थोड़ा हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक का क्या हिसाब किताब है ये देखते हैं। फॉरेन बैंक और रीजनल रूरल बैंक में कुछ हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। रूरल इलाके में होते हैं, छोटे एरिया में होते हैं आरआरबीज, और एमएसएमई, एग्रीकल्चर और फार्मर्स को ये लोन देते हैं। आरआरबी को फाइनेंस मिलता है नाबार्ड के ज़रिए, और अगर बैंक पीएसएल यानी प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स का पालन नहीं कर पाते हैं तो वो सारा पैसा आ जाता है नाबार्ड में, फिर नाबार्ड स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है। पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक को थोड़ा समझते हैं। एसबीआई का नाम सुना होगा आपने, कैसे इवोल्यूशन हुआ एसबीआई का। पहले क्या हुआ, आज़ादी से पहले बंगाल, बॉम्बे जो कि अब मुंबई हो गया है, मद्रास के अंदर प्रेसिडेंसी बैंक, प्रोविंशियल बैंक या प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे। कब कब बने थे ये नाम एग्ज़ाम के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। 1921 में तीनों को एक करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। नाइनटीन 55 में नेशनलाइजेशन हुआ और ये बना एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरह से इलाहाबाद बैंक हुआ, फिर पंजाब नेशनल बैंक हुआ। इलाहाबाद बैंक आया था 1865 में, और उसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में आया था। हमें इम्पॉर्टेंट ये है एग्ज़ाम के लिहाज से कि जो बैंकों का विलय हुआ है वो कौन कौन से बैंक हैं जो मिलके 12 बैंक बनाते हैं, तो वो हमको समझना है।
बैंकों का विलय। पहला, पीएनबी बैंक के अंदर कुछ बैंकों का विलय हुआ, कुछ इलाहाबाद में बैंक में विलय हुआ है। तो इस तरह से कुछ बैंकों का विलय हुआ है, उनकी लिस्ट देख लेते हैं, क्योंकि ये पूछा जाएगा कि पीएनबी में किस किस बैंक का विलय हुआ है। तो पीएनबी में हुआ है एक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी के अंदर हुआ है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। 3 बैंकों का विलय हुआ है और एक बैंक बना है। दूसरा है इलाहाबाद, इलाहाबाद बैंक में विलय हुआ है इंडियन बैंक का। तीसरा है आंध्रा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कॉर्पोरेशन बैंक। तीसरा है आंध्रा बैंक, यूनियन बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसको पूरा लिख देते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, पहला था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, इन 3 का विलय हुआ है आंध्रा एक, और ये तीनों बैंक मिलकर बने हैं एक बैंक। चौथा है केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक। केनरा और सिंडिकेट बैंक, तो इन 10 बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 बैंकों को मिला के एक बैंक बनाया गया है। तो इस तरह से कुल पब्लिक सेक्टर बैंक हुए 12, कुल पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए हैं 12। याद रखेंगे कि टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से हैं, कौन कौन से बैंकों का विलय हुआ है। प्राइवेट बैंक की अगर बात करें कि कौन कौन से प्राइवेट बैंक है, तो प्राइवेट बैंक बहुत आसान है। IDBI बैंक है, ICI बैंक हुआ, यस बैंक हुआ, HDFC बैंक, बंधन, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, करूर वैश्य बैंक, ये सब प्राइवेट बैंक के अंदर आते हैं। रीजनल रूरल बैंक समझ लिया हम लोगों ने। अब फॉरेन बैंक कौन कौन से हैं, सिटी बैंक हुआ और स्टैंडर्ड और चार्टर बैंक हुआ। तो ये हुए बैंकों के क्लासिफिकेशन। अब हमको पढ़ना है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जिसमें ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, प्राइमरी डीलर्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। ये हमको पढ़ना है अभी। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसके अंतर्गत 4 बैंक आते हैं। एक है एक्जिम बैंक, बना था 1982 में, हेडक्वार्टर है मुंबई, मालिक है 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर जो मालिक है 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एक्जिम बैंक। ये क्या काम करता है, ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, इसको कहा जाता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उन सभी को लोन देने का काम करता है एक्जिम बैंक। 1982 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और 100% जो इसका शेयर होता है, या यूँ कहें कि 100% मालिक होता है, ये होता है कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूछा बस इतना ही जाएगा कि कब स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है, मालिक कौन है। दूसरा है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना भी हुई थी 1982 में, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, और इसका मालिक 100% कौन है, इसका भी मालिक, इसका 99.7% है, और 0.3% इसका RBI है। इसका RBI कितना है, 0.3% है, सॉरी, इसका RBI है 0.3%, 0.37% है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 99.3%, और 0.7% है RBI।
नाबार्ड। अब इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछ लिया जाता है कि क्या आता है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि कब स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पे, मालिक कौन है इसका, बस ये सिडबी। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना हुई थी 1988 में। सिडबी, इसका हेडक्वार्टर बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका हेडक्वार्टर होता है लखनऊ के अंदर। 1990 में हुआ था इसका स्थापना। हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसका हेडक्वार्टर पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ के अंदर। लखनऊ के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और इसके मालिक बहुत सारे लोग हैं, एसबीआई है, एलआईसी है, आईडीबीआई, कई सारे लोग मिलके सिडबी को फाइनेंस करते हैं और इसका लखनऊ में है हेडक्वार्टर। देखिए, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का पैसा अगर नहीं कोई जमा कर पाता है, नहीं दे पाता है, तो वो नाबार्ड के पास पैसा आ जाता है। और अगर फॉरेन बैंक प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का पैसा नहीं जमा करती है तो सिडबी के अंदर आ जाता है। तो ये थे हमने जो पहला क्लासिफिकेशन देखा था ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ये 4 बैंक आते हैं बस। प्राइमरी डीलर्स के बारे में बहुत थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उससे कोई बहुत ज़्यादा बड़े प्रश्न तो नहीं बनते हैं। प्राइमरी डीलर की अगर बात करें हम, प्राइमरी डीलर में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन दिए जाते हैं, इनको कहा जाता है फाइनेंशियल मार्केट। इसके अंतर्गत होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म लोन दिए जाते हैं, ये लॉन्ग टर्म लोन दिए जाते हैं। मनी मार्केट के अंदर इशू किया जाता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल के बारे में बता चुका हूं कि ट्रेजरी बिल क्या होता है। तो ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है मनी मार्केट के अंदर, टी बिल। और कैपिटल मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड, डिवेंचर, ये सब इशू किए जाते हैं। और कैपिटल मार्केट में होता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई कार और बाइक का शोरूम है, तो फर्स्ट हैंड जब बिकती है जहाँ पर, तो प्राइमरी शॉप हुआ, फिर उसके बाद वो सेकेंड हैंड बिकती है। तो उसी तरह से जब बॉन्ड, डिवेंचर, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हुई, तो जहाँ पर पहली बार बिकता है वहाँ पर प्राइमरी मार्केट कहा जाता है और दूसरी बार उसको कहा जाता है कि सेकेंडरी मार्केट है। तो ये कैपिटल मार्केट का क्लासिफिकेशन हो गया। फाइनेंशियल मार्केट कहता था हमने, ये पढ़ा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ को पढ़ना है हम लोगों को। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ क्या होती हैं? एनबीएफसी बैंक और एनबीएफसी में क्या अंतर होता है? बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनके अंदर क्या अंतर होता है? देखिए, लाइसेंस कौन देता है? बैंक को आरबीआई। एनबीएफसी कंपनीज एक्ट के तहत ये काम करती हैं, ये आरबीआई एक्ट के तहत काम करती हैं। लाइसेंस कंपनी एक्ट के तहत मिलता है एनबीएफसी को, बैंक को आरबीआई एक्ट के तहत मिलता है। बैंक डिपॉजिट लेते हैं। डिपॉजिट कैसे लेते हैं? कासा और एफडी, आरडी, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट, रिकरेंट डिपॉजिट। इसके तहत लोन, ये पैसा जमा करते हैं बैंक। लेकिन वही एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, केवल टाइम डिपॉजिट लेती हैं, केवल टाइम डिपॉजिट लेती हैं। यानी कि ये करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के तहत पैसा नहीं ले सकते हैं, सिर्फ टाइम डिपॉजिट के तहत ये पैसा जमा करते हैं। इनको पता होता है कि कब हमारा जो कस्टमर है वो पैसा मांगने आ सकता है या आएगा। तो इसीलिए इनको जो टाइम डिपॉजिट का 15% एसएलआर कोटे के तहत रखना पड़ता है अपने पास, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ को।
उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग लागू होता नहीं है इनके ऊपर। PSL अगर की बात करें, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत बैंक को पैसा देना पड़ता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ को नहीं देना पड़ता है। जैसे बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं जो लोन देती हैं रूरल इलाकों में, छोटे इलाकों में, सेल्फ हेल्प ग्रुप को या ग्रुप ऑफ महिलाओं को या लोगों को रोज़गार करने के लिए, तो वो उसके अंदर आ जाती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है बैंकों का तो बहुत कम होता है, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का लगभग 25 से 30% के करीब इनको लोन होता है, ईयरली लोन होता है। इनका बहुत ज़्यादा होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का। इनका लोन बहुत ही महंगा होता है, तो इसीलिए बहुत कम लोग प्रीफर करते हैं। फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि लोन दे दिया आपने तो उसको वसूल कैसे करेंगे, तो ये बैंक होते हैं सरफेसी एक्ट, एक होता है सरफेसी एक्ट होता है, उसके तहत वसूली करते हैं बैंक। वो नीलामी कर देते हैं, जो डिपॉजिटर होते हैं, अगर कोई वो जो लोन लेते हैं अगर वो पैसा जमा नहीं कर पाते हैं तो उनकी संपत्ति को जब्त करके नीलाम कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, NBFC को ऐसी कोई सुरक्षा नहीं मिलती है कि वो सरफेसी एक्ट के तहत अपना लोन रिकवर कर पाएँ, तो वो बैंक कोर्ट में सीधे केस ही करते हैं, तो इस वजह से उनको इस तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है। तो ये कुछ अंतर थे बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के। बाकी हम लोगों ने बैंकिंग सिस्टम को थोड़ा समझ लिया है अच्छे से। अब इस पर कोई ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। सारे बैंक के क्लासिफिकेशन देख लिए। अब हम लोगों को करना है फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की ज़रूरत क्या पड़ी, क्या होता है ये इसको समझ लेते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, देखिए इतना सब कुछ हो गया, बैंक खुल गए, कोऑपरेटिव बैंक खुल गए, रीजनल रूरल बैंक भी खुल गए, लेकिन इसके बावजूद भी देश की 50% जनसंख्या के पास बैंक अकाउंट नहीं था। जनधन खाता, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो चली थी, उसके तहत जो खाते खुले थे, उससे पहले लोगों के पास अकाउंट नहीं था। फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम ख़त्म कर देते हैं आज, फिर बैंकिंग वाला हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। क्यों ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले क्यों ज़रूरत पड़ी? Why do we need financial inclusion? What is the importance of financial inclusion and what is financial inclusion? हम लोगों को ये सब समझना है। इसमें होता क्या है कि इतना सब कुछ कर दिया सरकार ने, लेकिन क्या आम आदमी की पहुंच बैंकों तक बन पाई? नहीं बन पाई। तभी आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई, हर किसी को खाता खुलवाया गया, ATM दिया गया, तब जाके उसका फ़ायदा अभी लॉकडाउन में मिल रहा है। जितने भी सब्सिडी देनी है या कोई बेनिफिट देना है, डायरेक्ट बेनिफिट देना है, तो उनके खाते में चला जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, आम आदमी इससे बहुत अछूता था, तो इसकी ज़रूरत बहुत पड़ी। दूसरा कारण क्या है कि अगर रूरल इलाके में अनएम्प्लॉयड बेरोज़गार लोग हैं, अगर उनको लोन नहीं मिलेगा, स्किल है लेकिन लोन नहीं मिल रहा है उनको, तो वो क्या काम करेंगे? मनी लेंडर के पास जाएंगे, साहूकारों के पास जाएंगे, या कोई भी उनको गलत एक्टिविटी के पैसे दे देगा, जैसे पत्थर फेंक दो तो पैसे मिल जाएंगे, कोई गलत काम करोगे तो आपको पैसे दे दिए जाएंगे। तो इससे नक्सल अफेक्टेड इलाकों में यही होता है, पैसे वहाँ होते नहीं हैं, गरीबी नहीं होती है, बैंकिंग सुविधाएं नहीं होती है, लोन पर्सन नहीं ले पाते हैं, वीकर सेक्शन लोन नहीं ले पाते हैं, कोई रोज़गार नहीं कर पाते हैं, तो क्या करते हैं वो नक्सलाइट बन जाते हैं। टेररिस्ट भी ऐसे ही बनते हैं, उनको पैसों का लालच दिया जाता है, तो वो सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं उसका पूरी तरह से लाभ नहीं ले पाते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की वजह से, ना होने की वजह से। तो इस वजह से भी ज़रूरत पड़ी। तो ये सारे कारण थे जिसको पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत करनी पड़ी नरेंद्र मोदी की सरकार में। 15 अगस्त 2014 से ये चालू किया गया था और उसके बाद से ही लोगों को डायरेक्ट खाते में पैसा आना शुरू हो गया। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की ज़रूरत आप समझ लिए कि क्यों ज़रूरत है फाइनेंशियल इंक्लूजन की इतनी ज़्यादा। मनी लेंडर के पास किसान जाते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन लेते हैं वो लोग, फिर वो लोन चुका नहीं पाते हैं, तो वही सुसाइड करने पड़ता है उन लोगों को। तो सुसाइडल टेंडेंसी भी बढ़ गई थी रूरल इलाकों में, तो इसके लिए भी फाइनेंशियल इंक्लूजन की बहुत ज़रूरत थी। दूसरा, अगर सेविंग होगी गाँव के इलाकों में, इवन मैं बता दूं कि जो शहरी इलाके हैं, अर्बन इलाके हैं, वहाँ भी अगर सेविंग की
अगर सुविधा नहीं है या अवेयरनेस नहीं है यूँ कहें तो क्या करते हैं, पोंजी स्कीम के चक्कर में बहुत पड़ जाते हैं कि अभी आप दीजिए 1 महीने बाद डबल हो जाएगा, 2 महीने बाद डबल हो जाएगा। जैसे श्रद्धा चिट फंड मामले हैं या ऐसे कई सारे जो घोटाले हुए हैं कि लोग आते हैं, पैसा जमा कराते हैं और कहते हैं कि जल्दी ही आपका लोन डबल हो जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा। तो ऐसी स्कीम में फंस जाते हैं। उससे क्या हो जाता है कि एक इतना बड़ा शौक होता है, सुसाइड भी लोग कर लेते हैं। तो ये पोंजी स्कीम से बचाने के लिए भी फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोग अपना पैसा बैंकों में सही तरीके से जमा करा पाएँ। तो इसके लिए भी फाइनेंशियल इंक्लूजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ी, तो ये आप समझ गए हैं। लेकिन अब दिक्कत हो गई कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इतना होने के बाद भी नहीं हुआ। तो अब जब प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई गई, फाइनेंशियल इंक्लूजन काम करता है 4 पिलर पे। पहला, बैंक अकाउंट, बैंकिंग, 4 पिलर हैं इसके। बैंकिंग, हर व्यक्ति का बैंक के अंदर अकाउंट होना चाहिए। सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं है, बैंक के अंदर अकाउंट होना चाहिए, बैंकिंग सुविधाओं का आपको लाभ मिलना चाहिए, लोन मिलना चाहिए आपको जब ज़रूरत हो लोन मिलना चाहिए। आप किसी न किसी इंश्योरेंस स्कीम के तहत आपको वो फ़ायदा मिलना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, बिना लाइफ इंश्योरेंस के। फिर क्रॉप इंश्योरेंस होना चाहिए आपका, मवेशियों का इंश्योरेंस होना चाहिए। कई तरह की इंश्योरेंस चीज़ होती हैं, तो वो आपको मिलना चाहिए। सेविंग अकाउंट होना चाहिए आपके पास, बैंक में जमा होने करने के बाद लोन आपको मिलना चाहिए। तो ये सब मिला के आपको बैंकिंग सिस्टम ये कहलाता है कि हर किसी की पहुंच बैंक तक होनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने क्या किया, जनधन योजना के तहत खाते खुलवाए। जो बिजनेस कॉरस्पॉन्डिंग एजेंट होते हैं, BCA जिनको कहा जाता है, उनकी नियुक्ति की गई ताकि लोगों को ये समझा पाएँ कि कैसे खाता खुलवाना है, कैसे लोन लेना है। हालांकि इसके भी ड्रॉबैक हैं कुछ, वो आगे हम बात करेंगे। दूसरा पिलर की बात करते हैं। बैंकिंग से जुड़ा होना चाहिए हर व्यक्ति। क्रेडिट, मान लीजिए अकाउंट हो गया, लेकिन लोग लोन नहीं ले पा रहे हैं, लोन नहीं मिल पा रहा है, उनको अवेयरनेस नहीं है कि हम किसी भी बिजनेस के लिए या किसी काम के लिए लोन ले सकते हैं। तो क्या उसका फ़ायदा होगा? नहीं होगा। तो इसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है कि आप लोन भी ले सकते हैं। तो लोन भी आपको लेना है, आपको ज़रूरत के समय लोन मिल जाए अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पे। ऐसा नहीं कि आप साहूकार के पैसे चले जाएं, आप 1000 लेते हैं तो 500 रुपये या 2000 रुपये आप उसको इंटरेस्ट ही पे कर देते हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक फिक्स्ड अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन भी मिलना चाहिए। दूसरा होता है पिलर क्रेडिट। तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के तहत क्या होता है कि जैसे आपको पता होगा कि हमारे अब प्रचलन चल के आया कि म्यूचुअल फंड ले लो। ये टर्म आपने बहुत सुना होगा कि किसी भी कंपनी का कुछ शेयर ले लो, फिर वो प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करना, चाइल्ड के उसमें जैसे लड़की पैदा होती है तो उसके लिए पहले से ही आप इन्वेस्ट कर दें, पेंशन में इन्वेस्ट कर दें। तो इस तरह से आपको कई सारी चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर पाएँ और उसका फ़ायदा ले पाएँ, ये भी होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ खाता ही आप खुलवा दें और लोन ले लें, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी आपका होना चाहिए, पेंशन स्कीम में, म्यूचुअल फंड में, चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान जितने भी होते हैं, वृद्धा वाले पेंशन प्लान होते हैं, कई तरह के प्लान चलते हैं सरकार की तरफ से, तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। ये हो गया तीसरा पिलर। चौथा पिलर क्या होता है इसमें? इंश्योरेंस। बात की है अभी मैंने आपसे, लाइफ, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस और मवेशियों का इंश्योरेंस। इस तरह के इंश्योरेंस स्कीम आपका फ़ायदा भी आपको मिलना चाहिए, तब जाके कहा जाएगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया है। वीकर सेक्शन तक, गरीब आदमी तक भी इसकी पहुंच हो गई है, फ़ायदा ले रहा है। तो ये 4 पिलर पे हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन काम करता है। नहीं होगा तो क्या होगा, ये हम समझ चुके हैं कि कितनी समस्याएं आती थी लोगों के पास। होने से क्या हो जाएगा फ़ायदा? अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया तो क्या फ़ायदे होंगे, इसको समझिए। आप सेविंग करेंगे, उसका आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, फिर आप लोन ले सकेंगे, फिर उस लोन को आप इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, जो कि अभी मोदी जी का क्या है कि आत्मनिर्भर हो जाइए। आत्मनिर्भर होने के लिए आपको कोई ना कोई बिजनेस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लोन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वही लोन आपको मिलेगा। तो इस फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत आपको वो लोन मिलेगा। ठीक है।
जैसे जापान, साउथ कोरिया और जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्लूजन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। और जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी ये इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड, जैसे मैं लिख देता हूँ, तो म्यूचुअल फंड हुआ, एनपीएस हो गया, इन सब में बाहर की जो देश हैं, जो अवेयर लोग हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह जरूर लेते हैं। हम लोग जैसे नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत लोग ये सब म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये गरीब आदमी ये भी कर पाए, ये भी इन्वेस्टमेंट में के तहत ये हो जाता है कि इन्वेस्ट करें आप पैसा। अब आपको, जैसे आप बेरोज़गार है गाँव में, आपको लोन नहीं मिल पा रहा है, आप कोई रोज़गार नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या काम करेंगे आप? लड़ाई झगड़ा करेंगे, कोई थोड़े से कम पैसे देगा तो आप किसी को मारने पीटने को कह देगा, है ना, डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो सोशल हार्मोनी भी इससे बनती है कि आपको आसानी से रोज़गार मिल रहा है, लोन मिल रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टेररिज्म, नक्सलवाइट, इन सब की तरफ ये लोग इसीलिए अट्रैक्ट करते हैं कि वहाँ के बेरोज़गार लोगों को कोई रोज़गार नहीं मिलता है। कैशलेस सब्सिडी, फ़ायदा क्या होता है कैशलेस सब्सिडी? कैश नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। एक सर्वे आया था कि अगर खाते में डायरेक्ट पैसा जाए तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। क्योंकि देखिए, जब पैसा लोअर सेक्शन तक पहुंचाया जाता है, ऊपर से जब नीचे तक जाता है तो उसमें कई लूप होल्स होते हैं, वहाँ से वो पैसे निकाल लिए जाते हैं। 100 रुपये 1 रुपये तक 100 रुपये का 2 रुपये पहुँचता है नीचे। तो इसीलिए कहा गया था कि 1 लाख करोड़ रुपए तक की बचत हो सकती है अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत डायरेक्ट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करें, है ना। तो उससे 1 लाख करोड़ तक का फ़ायदा होगा। जैसे कि अभी मोदी जी ने क्या कहा कि 20 लाख करोड़ का हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो उसी तरह से वो 1 लाख करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा सिर्फ और सिर्फ जनधन योजना के तहत। अगर खाता खुल जाए और सब लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर हो जाए तो इतना फ़ायदा हो सकता है। अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा तो एक ये फ़ायदा हो जाएगा। तो इसी वजह से जनधन खाता खुलवाएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। और क्या कहा गया कि देखिए, हमारे देश में एक ऐसा आंकड़ा आया था कि 50% के लोगों के पास खाता ही नहीं है और वो सरकारी योजनाओं का फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। स्पेशली दलित हुए, वीकर सेक्शन हुए, जनजातीय हुए, उनके पास तो और भी खाते नहीं होते हैं। ये पेनिट्रेशन और भी नीचे तक है कि इनके पास बिल्कुल खाता ही नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। तो उसके लिए भी फाइनेंशियल इंक्लूजन की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई। पीएम जनधन योजना ये हुई थी 15 अगस्त 2014 से इसकी शुरुआत की गई है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की। और ये जो करेगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इसको लागू करवाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत एक खाता खुलेगा और आपको मिलेगा एटीएम, रुपए कार्ड का एटीएम मिलेगा आपको। एटीएम के तहत क्या होगा, 5000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी, और 1 लाख का इंश्योरेंस होगा। समझते हैं? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये होती है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी आप 5000 रुपये निकाल सकते हैं। हुआ क्या कि लोगों ने बहुत ज़्यादा, ये जैसे ही पता चला लोगों को, खाते खुलवाने शुरू कर दी और बैंकों से 5000 निकालने के लिए पहुंच गए। लेकिन ऐसा नहीं था। नियम ये था कि आपकी हिस्ट्री जो है जमा करने की, निकालने की बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको ये सुविधा मिल पाएगी, अन्यथा नहीं मिल पाएगी। 1 लाख का इंश्योरेंस था। 1 लाख के इंश्योरेंस के साथ शर्त ये थी कि आपका 45 दिन के अंदर जो ये एटीएम है रुपए कार्ड वाला, ये यूज होना चाहिए। जैसे हम लोग शहर में जाते हैं, अर्बन इलाकों में पेट्रोल भरवा लेते हैं, एटीएम का यूज़ कर लेते हैं, दुकान पे जाते हैं, एटीएम का यूज़ कर लेते हैं और उसका ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन गांव के लोग अगर 45 दिन तक नहीं करते हैं तो वो 1 लाख इंश्योरेंस का फ़ायदा उनको नहीं मिल पाएगा। तो 45 दिन के अंदर एक बार ये रुपए कार्ड का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये हम लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना से ये सब फ़ायदे हुए थे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जितने भी हैं, पेंशन स्कीम हुई, वो सब डायरेक्ट आपके खाता में चला जाएगा। मोटो क्या था प्रधानमंत्री जनधन योजना का कि मेरा खाता, याद रखेंगे, मेरा खाता
भाग्य विधाता। ये मोटो था प्रधानमंत्री जनधन योजना का, ये मोटो था कि मेरा खाता भाग्य विधाता। अब इसके तहत क्या हुआ, अवेयरनेस फैलाया गया, रुपए डेबिट कार्ड दिया गया आपको। अच्छा, रुपए डेबिट कार्ड ये क्या होता है, ये आप समझते हैं ये क्या होता है? जैसे आपको पता होगा कि मैस्ट्रो होता है, एक वीज़ा होता है और मास्टर कार्ड होता है। ये आपके एटीएम पे ये चीज़ें लिखी होती हैं। ये क्या होता है? ये एक्चुअली ये होता है पेमेंट गेटवे होता है। यानी कि अगर आप कहीं भी जाते हैं, कभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो बैंक से डायरेक्ट पैसा ले लेता है और कस्टमर के अकाउंट से पैसा वो डायरेक्टली डिडक्ट हो जाता है और जिसको आपको पे करना है उसके अकाउंट में खुद ब खुद चला जाता है। तो ये पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कराते हैं ये रुपए कार्ड, ये पेमेंट गेटवे होता है। ये भारत का है पूरी तरह से, रुपए जो है ये भारतीय पेमेंट गेटवे है, जबकि ये मास्ट्रो, वीज़ा और मास्टर ये सब बाहर की कंपनियां हैं। इसी तरह से ये 7th नंबर का कार्ड बना था, ये 7th पेमेंट गेटवे था जब ये आया था। अब भूटान में, सऊदी अरेबिया में, दुबई वगैरह कई जगह इसको लॉन्च किया जा चुका है रुपए डेबिट कार्ड को। तो ये पेमेंट गेटवे है। इनको लागू कौन करता है? एनपीसीआई। एनपीसीआई इनको लागू करती है रुपए डेबिट कार्ड को। तो ये हमारा ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत रुपए डेबिट कार्ड के बारे में हमने समझा कि क्या होता है। तो इसके तहत जितने भी वो बेनिफिट होते हैं, सरकारी योजनाएं जितनी भी होती हैं, वो डायरेक्ट आपके खाते में पहुंच जाती हैं और इससे लूपहोल्स जितने हैं उनको कम कर दिया गया था। ठीक है, ये पेमेंट गेटवे है, ये आपने समझ लिया। अच्छा, पेमेंट गेटवे होता है तो क्या इनको कैसे फ़ायदा होता है? ये जो पेमेंट गेटवे होती हैं कैसे पैसा कमाती हैं? तो क्या होता है कि ये पूरा काम किसी एक व्यक्ति के बैंक के से खाते से पैसा निकाल के दूसरे अकाउंट में चले जाना, दूसरे से फिर तीसरे में चले जाना, इन सब का चार्ज करती हैं ये पेमेंट गेटवे। इनका जैसे ये 3 है, ये चार्ज करती हैं 300 करोड़ पर ईयर। रुपए पेमेंट गेटवे आया, इसने कहा कि मैं 40% कम पे मैं आपको यही सुविधाएं प्रोवाइड कराऊंगा, तो इसीलिए इसका प्रचलन इतना बढ़ गया। रुपए का प्रचलन इस समय बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये 40% कम कमीशन लेता है इस काम के लिए। तो रुपए डेबिट कार्ड का ये फ़ायदा है, ये इस तरह से। अच्छा, जब 1 लाख की इंश्योरेंस स्कीम जब दी गई थी जनधन खाते के अंदर, तो ये वही है, जब 40 डेज़ के अंदर जब इसका यूज करेंगे तो रुपए, ये जो पेमेंट गेटवे है, ये उस बैंक से इतना पैसा वसूलेगा और वही आपकी किस्त जो है, मासिक किस्त जो होगी वो वही भरेगा। इस वजह से आपको 1 लाख का इंश्योरेंस मिला था और अगर आप 45 डेज तक आप नहीं ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो नहीं मिलता था आपको फ़ायदा। तो ये रुपए डेबिट कार्ड का हो गया। कई देशों में, भूटान वगैरह में इसको भी लॉन्च किया जा चुका है। और भी कई फ़ायदे हैं, जैसे ये सिर्फ बैंक के साथ नहीं करता है, ये अपने कार्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी बना के दे देता है, ताकि आप वो इतना फिक्स अमाउंट का पैसा रहेगा उतना आप अपने आप कैंसिल होता रहेगा। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंक के साथ ही अटैच होता है, कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन के साथ भी ये अटैच हो सकता है। तो इसी के तहत कुछ और बैंक बने थे, स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक। नचिकेत मोर कमेटी आई थी, उसने ये रिकमेंड किया था, नचिकेत मोर कमेटी, ये है नचिकेत मोर कमेटी। रिकमेंडेशन था कि हर 5 किलोमीटर के अंदर एक बैंक होना चाहिए या 15 मिनट के एक बैंक की सुविधा आपको मिलनी चाहिए। हालांकि ऐसा मुश्किल है कि हर 5 किलोमीटर के बाद बैंक मिले, तो इसके लिए बैंक ने क्या किया, BCA, बिजनेस कॉरस्पॉन्डिंग एजेंट। ये जैसे कोई साहूकार हुआ, दुकानदार हुआ या कोई पढ़ा लिखा आदमी हुआ, उसको एक एजेंट बना दिया ताकि ये बैंकिंग सुविधाओं को एक आम आदमी तक पहुंचा, उनको समझाए कि आपको कैसे ये लोन लेना है। लेकिन इसमें दिक्कत ये हो जाती थी कि ये लोग बैंक से फॉर्म भर लेते थे, लोन का फॉर्म भी भर लेते थे और ये लोन भी ले लेते थे और रफू के चक्कर हो जाते थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो गया था, तो इसको अभी तो फ़िलहाल रोक दिया गया है। इतना होने के बाद भी अब थोड़ा सा फ़ायदा लोअर सेक्शन को, वीकर सेक्शन को अब जाके थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल रहा है। इसी के तहत कुछ और नई बैंकों को लाइसेंस दिया गया है, जिसमें स्मॉल बैंक्स हैं,
और पेमेंट बैंक है। इन दो को समझ लेते हैं, फिर ये हमारा काम ख़त्म हो जाएगा आज। स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक। जैसे आपने पेटीएम पेमेंट बैंक सुना होगा, पेटीएम पेमेंट बैंक आपने सुना होगा अच्छे से। स्मॉल बैंक में आपने महिला बैंक का नाम सुना होगा, महिला बैंक का नाम सुना होगा। स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक लाइसेंस इनको आरबीआई देगी और इनका मिनिमम कैपिटल होगा 100 करोड़। दोनों का मिनिमम कैपिटल होगा 100 करोड़ रुपए। कुछ बाउंडेशन लगाएगी कि जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिलियां हैं या कॉर्पोरेट फैमिली है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोनों में, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी और भी जो व्यक्ति जिनका बैंकों में एक्सपीरियंस है, जिनको बैंकों में एक्सपीरियंस है, बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस है, वो लोग इनमें आ सकते हैं। स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक में वो लोग आ सकते हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्मॉल बैंक का क्या है, 25% रूरल सेक्टर को आपको लोन देना है, 50% एमएसएमई को देना है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ को आपको लोन देना है। तो ये होता है। और पेमेंट बैंक में क्या होता है, अच्छा स्मॉल बैंक क्या करते हैं कि आपसे डिपॉजिट भी लेंगे और फिर लोन भी देंगे आपको, यानी कि आपसे पैसा लेंगे भी और लोन भी देंगे। लेकिन पेमेंट बैंक क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोन नहीं दे सकते, ये डिपॉजिट लेंगे बट लोन नहीं देंगे। ये डिपॉजिट लेंगे, लोन नहीं देंगे। और डिपॉजिट लेंगे तो कौन सा लेंगे, पेमेंट बैंक कासा वाले। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जिसको डिमांड लायबिलिटीज भी कहते हैं, इसके तहत ये लोन लेंगे, सॉरी डिपॉजिट लेंगे, कासा के तहत लेंगे। लेकिन फिक्स डिपॉजिट आर जैसे एफडी आरडी, इसके तहत ये डिपॉजिट नहीं लेंगे। कासा के तहत करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में 0% इंटरेस्ट होता है, सेविंग अकाउंट में 4% के करीब इंटरेस्ट होता है, तो इसके तहत ये डिपॉजिट लेंगे। तो ये पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम, उसका क्लासिफिकेशन हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। बैंकिंग सिस्टम